TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। मेरे पास पिछले कुछ दिनों से बहुत सारी रिक्वेस्ट आई है TCS के बिजनेस मॉडल के बारे में, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि TCS कैसे पैसे कमाती है, उनका बिजनेस मॉडल क्या है या उनका रिवेन्यू मॉडल क्या है और इनकी मेजर सोर्स ऑफ इनकम क्या है। TCS पिछले कुछ दिनों से खबरों में इसलिए चल रहा है क्योंकि अभी अभी उन्होंने $100 बिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन अचीव की, यानी 6.8 लाख करोड़ रुपीस की मार्केट कैपिटलाइजेशन अचीव कर चुका है TCS, जो इंडियन कंपनीज में सबसे ज़्यादा है। तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे, TCS का बिजनेस मॉडल। हम जानेंगे TCS की हिस्ट्री के बारे में, TCS की मार्केट वैल्यूएशन के बारे में, TCS के रिवेन्यू मॉडल के बारे में, और साथ ही साथ जानेंगे कि उन्होंने 17-18 के फाइनेंशियल ईयर में कितने पैसे कमाए और किस सोर्स से पैसे कमाए। तो इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो वीडियो को एंड तक देखें। तो शुरू करते हैं TCS का बिजनेस मॉडल। तो TCS की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। TCS की शुरुआत हुई थी 1968 में, और किसने की थी? JRD टाटा ने। 2004 में इनका IPO आया और आज की डेट में 4 लाख लोग TCS के एम्प्लॉय है। TCS द वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया। अगर इंडियन आर्मी और रेलवे को छोड़ दें में, तो मेरे ख्याल से 3rd नंबर पे TCS का ही नाम आता है। इसके बाद बात करते हैं TCS की वैल्यूएशन के बारे में। TCS की, जैसे भी मैंने बताया कि $100 बिलियन की वैल्यूएशन अचीव करी है TCS ने, जो इसको बनाती है इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी। और पूरे वर्ल्ड की बात करें तो 9th लार्जेस्ट IT कंपनी है TCS। और अगर हम टाटा के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो टाटा का सबसे प्रॉफिटेबल वेंचर है TCS। इसके बाद बताता हूँ आपको TCS के बारे में एक फन फैक्ट। तो अगर हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बात करें, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 559 लिस्टेड कंपनीज हैं, और उन 559 कंपनीज की जो टोटल वैल्यूएशन है वो है तकरीबन $80 बिलियन। तो इसका मतलब क्या हुआ? TCS की वैल्यूएशन पूरे पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज से भी ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के में जो 500-600 कंपनीज लिस्टेड है, वो सब मिला भी ले तो TCS का मुकाबला नहीं कर पाएगी। और जो TCS के शेयर की करंट प्राइस चल रहे हैं वो है 1732 रुपीस, जो कि इशू प्राइस से बहुत ही ज़्यादा है। तो अगर किसी ने 2004 में जब इनका IPO आया था 1 लाख रुपए इनके IPO में इन्वेस्ट किए होंगे, तो उसकी वैल्यूएशन आज की डेट में बन गई होगी 14.5 लाख रुपीस। आपके शेयर की वैल्यू जो 2004 में आपने लिया था, उसकी वैल्यू 2018 तक आते आते 14 या 15 गुना हो गई। आई नो ऐसी बहुत सारी कंपनी था जिन्होंने इतना गुना रिटर्न दिया है, बट TCS क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी है तो उसका इतना रिटर्न देना भी बहुत अच्छी बात है। उसके बाद बात करते हैं इनके रिवेन्यू मॉडल की, जिसके लिए मेरे को लगता है आप में से बहुत लोग ये वीडियो देख रहे हैं। तो इनका जो मेन बिजनेस है वो है IT कंसल्टेंसी सर्विसेज। एज द नेम सजेस्ट, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, मतलब इनका मेन काम है कंसल्टेंसी का या आउटसोर्सिंग का बोले तो। इसमें क्या क्या आता है? एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड सपोर्ट कि क्या करते हैं, ये एप्लीकेशन डेवलप करते हैं किसी भी कंपनी के लिए, और उसको लिए एनुअल सपोर्ट भी देते हैं कि अगर आपकी एप्लीकेशन में जो इन्होंने डेवलप की उसमें कोई फॉल्ट आता है उसके लिए सपोर्ट भी देते हैं, और उसके लिए भी पैसे चार्ज करते हैं ऑब्वियसली। उसके बाद आता है एंटरप्राइज सोल्यूशन, उससे भी ये काफ़ी 15% अपना रिवेन्यू वहाँ से जनरेट करते हैं। उसके बाद आता है लाइसेंस सेल। ऐसे बहुत सारी एप्लीकेशन है जिसके ये रीसेलर है। फॉर एग्जाम्पल आपकी कंपनी को MS ऑफिस लेना है तो वो भी TCS बेचती है। फॉर एग्जाम्पल आपकी कंपनी को कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर चाहिए, वो भी TCS बेचती है। तो ऐसे बहुत सारी कंपनीज के साथ टाई अप है TCS का, और उनके रीसेलर TCS भी हैं। और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, ऐसी कोई सॉफ्टवेयर, पॉपुलर सॉफ्टवेयर नहीं है जो TCS रीसेल ना करता हो, और साथ ही साथ उसका सपोर्ट भी TCS खुद ही देता है। फॉर एग्जाम्पल एक ओरेकल का टूल है, ओरेकल का टूल TCS ने क्या करा है? रीसेल किया। ओरेकल वाले उसके ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, बट TCS क्या रीसेलर है, तो बेचा तो है ही उन्होंने किसी थर्ड कंपनी को ओरेकल का टूल, बट उसका सपोर्ट भी दिया है उस थर्ड कंपनी को, उसके भी पैसे चार्ज करे हैं। तो ऐसा काम भी करता है TCS। उसके बाद आते हैं IT के जो एसेट्स होते हैं, जैसे लैपटॉप हो गए, डेस्कटॉप हो गए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें वो भी सेल करते हैं। आपके सर्वर्स तक, बड़े बड़े IT इक्विपमेंट, सब कुछ TCS बेचती है। IT सपोर्ट तो मैंने आपको बताया ही है। और उसके बाद एक और तरीके से वो पैसे कमाते हैं, ऑल्दो उनका बिजनेस मॉडल नहीं है, बट उससे भी काफ़ी पैसे कमाते हैं। आपको पता ही होगा TCS क्या है, एक MNC कंपनी है, तो इनका US UK ऐसी बहुत सारी कंपनी से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। और जितना रुपीज़ की वैल्यूएशन कम होती
जाएगी उतना टीसीएस को फ़ायदा होता रहेगा। जैसे आप देख सकते हैं पिछले कुछ सालों से रुपीज़ डेप्रिशिएट कर रहा है, तो उससे भी क्या होता है, टीसीएस को फ़ायदा होता है, क्योंकि कमाते डॉलर में है और जब उसे इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करते हैं तो ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तो आपको बताता हूँ ये लोग काम कैसे करते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो इनके एम्प्लॉयज़ होते हैं इनको क्या करते हैं, आउटसोर्स करते हैं। फॉर एग्जांपल आप हो इनके एम्प्लॉय, तो ये क्या करते हैं, किसी थर्ड कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उनको कहेंगे हम आपको XYZ सर्विस देंगे और ये कौन करके देगा, आपको हमारे एम्प्लॉयज़ करेंगे। तो अपने एम्प्लॉयज़ को ये किसी थर्ड कंपनी के काम पे डिप्लॉय कर देते हैं। फॉर एग्जांपल पासपोर्ट सेवा केंद्र वालों की जो वेबसाइट है जहाँ पे पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं, वो कौन मेंटेन करता है, टीसीएस। तो टीसीएस ने क्या कर रखा है, अपने एम्प्लॉयज़ को आउटसोर्स कर रखा है। वो जो उनके एम्प्लॉयज़ है वो क्या काम कर रहे हैं, पासपोर्ट सेवा केंद्र की वेबसाइट को मेंटेन करके रख रहे हैं। अगर उसमें कोई ग्लिच आता है, टेक्निकल ग्लिच आता है, तो उसको ठीक करते हैं। तो ओवर एंड ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, टीसीएस की। बट टीसीएस वाले किससे, पासपोर्ट सेवा केंद्र वालों से पैसे चार्ज करेंगे इसके। तो इनका बिलिंग का स्ट्रक्चर बताता हूँ, मोटा मोटा बताता हूँ। हर अकाउंट टू अकाउंट अलग होता है ये, या आप बोल सकते हैं हर कस्टमर टू कस्टमर अलग होता है। तो मोटा मोटा बताता हूँ। फॉर एग्जांपल ये पूरी प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 100 रुपये। तो ये पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट अगर 100 रुपये ले रहे हैं, तो उसमें से 35 से 40% क्या होगी, इनकी एम्प्लॉय की कॉस्ट होगी। फॉर एग्जांपल इन्होंने 2 बंदे डिप्लॉय कर रहे हैं, उनकी सैलरी है 40,000 रुपये एक बंदे की, तो 2 बंदों की सैलरी होगी 80,000 रुपये। तो कम से कम ये क्लाइंट से कितना चार्ज करेंगे, 2 लाख रुपये, क्योंकि 35 से 40% तो सिर्फ सैलरी की कॉस्ट होगी। उसके बाद जो स्टाफ के वेलफेयर के खर्चे होते हैं, जो एडमिन कॉस्ट होती है, और भी बहुत चीज़ें चाहिए होती है बिजनेस को चलाने के लिए, वो चीज़ें खर्चे जोड़ते हैं। तो तकरीबन लगा लो अगर इनको पड़ती है 70 रुपये टोटल कॉस्ट किसी भी, या 80 रुपये टोटल कॉस्ट किसी प्रोजेक्ट की, तो ये कितने क्लाइंट से चार्ज करेंगे, 100 रुपये। तो इसलिए मैं कहता हूँ अगर काम आता रहे ना, तो ये बिजनेस कभी भी लॉस में तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि 80 की चीज़ के 100 रुपये चार्ज कर रहे हैं, और कोई भी चीज़ हम बना के नहीं रख रहे। ऐसा नहीं है कि हमने कोई माल या स्टॉक बना के इकट्ठा कर लिया, अब बिकेगा पता नहीं, कोई ग्राहक आएगा नहीं आएगा, कोई कस्टमर खरीदने वाला आएगा ना, इसकी कोई टेंशन ही नहीं है। हमने क्या करे हैं, हमने काम पकड़ा है। और ये क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ भी तभी की तभी हायर करते हैं। आपने देखा होगा बल्क में हायर करते हैं। अगर इनके पास कोई प्रोजेक्ट आ जाता है तो ये बल्क में एम्प्लॉयज़ हायर करते हैं। और जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ इनका ट्रेंड, इनके पास कभी भी काम की तो कमी होती ही नहीं है। तभी ये इंजीनियरिंग कैंपस प्लेसमेंट में सबसे बदनाम कंपनी कौन सी है, टीसीएस, क्योंकि ये थोक में भर के लेके जाती है कंपनी बीटेक वालों को। बस काम आना चाहिए, कोई भी डिग्री होनी चाहिए। टेस्टिंग के काम पे बिठा देते हैं ये, अगर किसी को कोई काम नहीं आता हो। तो इनका फंडा बिल्कुल क्लियर है कि अपने एम्प्लॉय से काम कराओ और कस्टमर से पैसे चार्ज करो। तो आप भी सोच रहे होंगे कि लोग कंपनियां आउटसोर्स क्यों करवाती है, जब कोई चीज़ 40 की हमें 100 रुपये मिल रही है, 50 की 100 रुपये मिल रही है, तो कंपनी बेवकूफ़ होगी तो टीसीएस को काम देगी। तो आउटसोर्सिंग का सिंपल फंडा है कि अपना काम दूसरों पे डाल दो, ताकि हम अपने मेन बिजनेस में फोकस कर सके। फॉर एग्जांपल एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, अगर वो अपना सारा ध्यान या एम्प्लॉयज़ को आईटी के काम में लगा के रखेंगे, तो क्या वो अपना बिजनेस रन कर पाएगा, नहीं। बट वो क्या करना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में फोकस करना चाहते हैं, तो वो अपने आईटी का जो भी डोमेन होता है या जो भी काम होता है वो टीसीएस को आउटसोर्स कर देती है। वो कहते हैं लो हमारा आईटी का काम तुम संभालो, हम अपने कोर बिजनेस पे फोकस करेंगे। दूसरी चीज़ है एम्प्लॉय रिटेंशन। क्या जैसे मेरी कंपनी है, अगर मेरी कंपनी में कोई आईटी का बंदा छोड़ गया, अब मेरे को दूसरा बंदा मिले ना मिले, कितना टाइम लगाएगा, दूसरा बंदा मिलेगा, अगर अच्छी क्वालिटी का ना मिला तो क्या होगा। बट अगर मैंने टीसीएस को आउटसोर्स कर दिया तो उनकी हेड होगी, उनके पास एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 10 से 15 बंदे तो बैकअप में रहते ही हैं। एक बंदा छोड़ गया, कोई बात नहीं, हमारे पास दूसरा है, उसी कैपेबिलिटी का है, उसी एक्सपीरियंस का है, हमारे पास एक और बंदा है, वो आपका काम करेगा। तो इससे क्या है, बिजनेस कंटिन्यूटी चलती रहती है। मेरे को रिस्क नहीं रहा कि भाई मेरी आईटी बैकबोन है जो कंपनी की, अगर वहाँ से एक बंदा छूट गया तो मेरे को दूसरे बंदे की लेके आने की, उसको सिखाने की टेंशन है, नहीं, सब टीसीएस करेगा। मेरे को बस अपने कोर बिजनेस पे ध्यान देना है। तो आउटसोर्सिंग पड़ता है कंपैरेटिवली बहुत रिलायबल। कन्वीनियंस, रिलायबिलिटी और कंटिन्यूटी, ये तीनों चीज़ें रहती है आउटसोर्सिंग के साथ। तो आई होप आप लोगों को मोटा मोटा पता लग गया होगा कि टीसीएस का रिवेन्यू मॉडल क्या है और वो काम कैसे करते हैं। अब देखते हैं इनके मेजर एक्सपेंसेस क्या है। मेजर एक्सपेंसेस इनके क्या है, इनका जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंस है,
जो खर्चा है किसका है, एम्प्लॉय की सैलरी का। क्योंकि मेजर तो यही लग रहा है किसी भी डिप्लॉय कर रहा है किसी भी अपने एम्प्लॉय को कहीं थर्ड जगह पे, चार्ज तो एम्प्लॉय के काम के लिए कर रहे हैं ना, तो मेजर खर्चा क्या होता है एम्प्लॉय की सैलरी और सपोर्ट का, तो वो 50% के तकरीबन आता है। और बाकी जो 20% खर्चे हैं वो अदर एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस हैं। फॉर एग्जांपल जो कंपनी को चलाने के खर्चे होते हैं, डे टू डे HR के कॉस्ट, इनके खुद की कंपनी का IT भी होगा, और जो अनरिलेटेड कॉस्ट होते हैं डायरेक्ट प्रोजेक्ट से रिलेटेड नहीं होते, अनरिलेटेड होते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि 20% क्या हो गया आपके फिक्स्ड खर्चे जो कंपनी के होने ही होने हैं, और जो एम्प्लॉय सैलरी एंड सपोर्ट के जो खर्चे हैं वो वेरिएबल खर्चे हैं। जो प्रोजेक्ट चलेगा तब होएगा खर्चे, वरना नहीं होंगे। तो ये तो मैंने प्रेजेंटेशन बनाई थी। अब चलते हैं इनकी एनुअल रिपोर्ट की तरफ और देखते हैं कि 2017-18 में इन्होंने कितने पैसे कमाए, और जो ये मैंने आपको फिगर्स बताई है क्या वो सही है भी या नहीं, ये तो वेरीफाई करोगे ना। तो चलते हैं हम TCS की एनुअल रिपोर्ट की तरफ। तो मैंने खोल ली है TCS की एनुअल रिपोर्ट। तो TCS की एनुअल रिपोर्ट में अगर मेरे को चाहिए इनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स, ये रहा इनका कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस खोला है, तो इनका 2017-18 में जो रिवेन्यू था, टोटल रिवेन्यू था 1,23,000 करोड़, मतलब 1,23,000 करोड़ इनका टोटल रिवेन्यू था। उसमें से जैसे मैंने आपको बताया था जो एम्प्लॉयज़ बेनिफिट के खर्चे हैं वो है 66,000, तो ये तो मेरे हिसाब से 52 से 3% पड़ रहा है टोटल रिवेन्यू का। और जो बाकी अदर खर्चे हैं वो भी तकरीबन 21,000 करोड़, यानी ये पड़ रहा है तकरीबन 18 to 19%। तो जो मोटी मोटी फिगर्स थी वो मिल रही है। जो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का है उसका नोट 22 है, तो नोट 22 देखेंगे अगर हम, और नोट 22 को पढ़े तो उसमें ये बता रहे हैं कि जो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन उसमें तकरीबन 3,000 करोड़ रुपीज़ क्या है, जो सेल ऑफ इक्विपमेंट एंड सॉफ्टवेयर लाइसेंस है, जो मैंने आपको बताया था ना कि सॉफ्टवेयर का लाइसेंस बेचते हैं और इक्विपमेंट बेचते हैं, तो उनका जो सेल का रिवेन्यू है वो मात्र 3,000 करोड़ है 1,23,000 करोड़ में से। उसके बाद नोट 24 को पढ़ें तो एम्प्लॉय बेनिफिट जो वहाँ पे मैंने बताया था 66,000 करोड़ रुपीज़ थे, तो उसका ब्रेकअप दे रखा है। फॉर एग्जांपल 66 उसमें से 59,950 करोड़ रुपीज़ की क्या है सैलरीज है, और बाकी स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस और प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन है। बात करें हम अदर एक्सपेंसेस की जो कि 21,492 करोड़ रुपीज़ थे, तो उसमें से 9,000 करोड़ रुपए तकरीबन किसके हैं, एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स के। तो फॉर एग्जांपल कई बार क्या होता है कि इनके पास भी जो एक्सपर्टाइज होती है ना किसी सॉफ्टवेयर को लेके या किसी प्रोजेक्ट को लेके, वो नहीं हो पाती, तो ये भी एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स हायर करते हैं, उसकी कॉस्ट देते हैं। उसके बाद जो ट्रैवलिंग कॉस्ट, कम्युनिकेशन कॉस्ट, जो भी छोटी मोटी कॉस्ट है वो सब मिला के एक तकरीबन 21,000 करोड़ रुपीज़ पड़ती है। और आप लोगों में से बहुत सारे सोच रहे होंगे कि TCS के मालिक कौन है, TCS ओन कौन करता है। तो जो इनके टॉप 10 शेयर होल्डर्स हैं वो है टाटा सन्स लिमिटेड, जो सबसे नंबर 1 के शेयर होल्डर है, उनके पास 72% शेयर होल्डिंग है कंपनी की। उसके बाद LIC के बाद तकरीबन 4% है TCS की होल्डिंग, और बाकी छोटे बड़े फंड्स ने थोड़े थोड़े बहुत पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं TCS में। आप भी पढ़ सकते हैं इसको, इस रिपोर्ट को, एनुअल रिपोर्ट को उनकी डिटेल में, क्योंकि इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है और बहुत सारी नॉलेज भी है। कोई भी लेमैन अगर इसको पढ़ेगा ना उसको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं आपको सब कुछ नहीं बता सकता एक ही वीडियो में इस 237 पेज की रिपोर्ट के बारे में, बट ये पब्लिकली अवेलेबल है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे भी दूंगा। आप इसको एक बार गो थ्रू तो कीजिए, आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगेगी जो मैं आपको इस वीडियो में बता भी नहीं पाया हूँ। और मेरे साथ भी शेयर कीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, इंसाइटफुल लगी या नहीं लगी, और आप और किस कंपनी का बिजनेस मॉडल जानना चाहते हैं, या आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर करने की कोशिश जरूर करूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, मैं आपके लिए ऐसी और भी बहुत सारी वीडियोस लाता रहूंगा। इस वीडियो में इतना ही था, मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग ऑफ फॉर द डे, टेक केयर।